आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं यहीं से। ये 12th क्लास के केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 6th का सेकंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर फर्स्ट वीडियो निकालकर ध्यान से देखें, सभी बातों को सुने और बेहतर होगा कि उसे अपने हाथों से कहीं लिख लें, क्योंकि जो बातें आप लिख लेते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी स्मरण शक्ति में आ जाती है। ठीक है, तो कल तक हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। उसके बाद हम आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कराए थे, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, केमिस्ट्री के पिता के बारे में बताए थे। उसके बाद मैंने आपको ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया कल के क्लास में, रसायन की शाखाएं, जिसके अंतर्गत फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हम लोग 12th के केमिस्ट्री के सभी सिलेबस को समझे थे, क्या क्या हमको पढ़ना है, सभी चैप्टर का डिस्कशन हम लोग किए थे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक की शुरुआत किए थे। 12th में इनऑर्गेनिक जो पढ़ना है और कार्बनिक रसायन जो पढ़ना है, सारे चैप्टर आपके सामने हैं। मुख्य रूप से यही 4 चैप्टर आपको पढ़ना है 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अर्थात अकार्बनिक रसायन में। और उसके बाद फिर हम लोग छठे चैप्टर को शुरू किए थे, जो कि है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के पृथक्करण की विधियां एवं सामान्य सिद्धांत। इस चैप्टर को हम लोग पिछले वीडियो में शुरू कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो निकाल लें, उसको देख लें, ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुने और अपने शब्दों में उसे कहीं लिख लें, क्योंकि जो बातें आप लोग लिख लेते हैं वे आपके स्मरण शक्ति में आ जाती है। तो कल शुरू किए थे हम लोग ये चैप्टर, उसमें हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ मेटल, धातुओं के प्रकार। फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी ईयर इससे क्वेश्चन रहता है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब निम्नलिखित को परिभाषित करें। मिनरल्स, ओर्स, गैंग, फ्लक्स एंड लास्ट इज स्लैग, अर्थात खनिज, अयस्क, अशुद्धि, फ्लक्स और अंतिम में धातुमल। ये क्वेश्चन को हम लोग फिनिश किए थे, डिस्कस किए थे पिक्टोरियल नोट्स के साथ। और इसी के साथ कल का सेशन ख़त्म हुआ था और आपको हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट मेटल्स एंड देयर मिनरल्स। मतलब आज का टॉपिक हमारा रहेगा महत्वपूर्ण धातु एवं उनके खनिज। देखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सीरियल गड़बड़ हो गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। जिंक पे 1 कर दीजिएगा, ओर्स ऑफ आयरन पे 2 कर दीजिएगा, ओर्स ऑफ कॉपर पे 3 रहने दीजिएगा और लास्ट मरकरी पे आप लोग 4 कर दीजिएगा। ठीक है, मुख्य रूप से आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि कोई धातु दे देगा और उसके मुख्य अयस्कों का नाम आपसे पूछा जाएगा, या इस तरह का क्वेश्चन मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कोई अयस्क देकर और उसका केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, या कोई केमिकल फॉर्मूला देके पूछा जाएगा उसका क्या नाम है, या वो किस धातु का अयस्क है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो कई सारे धातु हैं और सभी के कई सारे अयस्क हैं, अर्थात देयर आर सो मेनी ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीटेड है, वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखते हैं 1 बाय 1। ओर्स ऑफ जिंक पे हम लोग आते हैं। ओर्स ऑफ जिंक, तो जिंक के मुख्य 2 ओर्स हैं, अर्थात जिंक के 2 अयस्क मुख्य हैं। सबसे पहले आप लोग टेबल समझिए, यहाँ पे है धातु, ये जो कॉलम बना है
ये धातु का कॉलम बना है, ये धातु का अयस्क है, और लास्ट जो ये कॉलम है ये उसका रासायनिक सूत्र है ना। अर्थात ये फर्स्ट कॉलम जो है, ये फर्स्ट कॉलम ये मेटल्स का है, ये सेकंड कॉलम उनके इम्पोर्टेंट ओर्स का है, और ये लास्ट कॉलम उनके केमिकल फॉर्मूला का है। आप लोग अपने नोटबुक में इसी तरह से कॉलम बनाइएगा, 3 कॉलम बना लीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट कॉलम की शुरुआत हम लोग करते हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारा ओर्स ऑफ जिंक, अर्थात जिंक के अयस्क। तो जिंक के मुख्य रूप से 2 अयस्क होते हैं, जिंक ब्लेंड जिसे एस्फेलेराइट भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnS। और जिंक का दूसरा अयस्क है स्मिथसोनाइट, यानी जिसे हम लोग कैलेमाइन कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3। जिंक का एक तीसरा ओर्स है जिंकाइट, जिसका रासायनिक सूत्र है ZnO। तो जिंक का मुख्य रूप से 3 अयस्क होता है, 2 नहीं, सॉरी, जिंक का मुख्य रूप से 3 अयस्क होता है, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट, और जिनका रासायनिक सूत्र ऊपर दिया हुआ है, आप लोग लिख लिया अच्छे से। चलिए, और फिर चलते हैं नेक्स्ट है ओर्स ऑफ आयरन। ओर्स ऑफ आयरन, तो आयरन के प्रमुख ओर्स जो है, ओर्स ऑफ आयरन, लोहे का मुख्य अयस्क जो है, यही 4-5 मुख्य अयस्क है। मुख्य रूप से आपको ये 4 जानना है, लेकिन ये भी आप लोग जान जाइए। तो फर्स्ट है हेमाटाइट, और इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3। सेकेंड है मैग्नेटाइट, और इसका रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4। और थर्ड है आयरन पायराइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला अर्थात रासायनिक सूत्र FeS2। और थर्ड है सीडेराइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला अर्थात रासायनिक सूत्र FeCO3। ठीक है, और लास्ट वन है लिमोनाइट, जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 3H2O, है ना। ओके, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ओर्स ऑफ कॉपर, यानी तांबे के अयस्क। तांबे के प्रमुख अयस्क यहाँ पे दिया हुआ है, यही है तांबे का प्रमुख अयस्क। सबसे पहला है कॉपर पायराइट, जिसका रासायनिक सूत्र CuFeS2। उसके बाद है कॉपर ग्लांस, जिसका रासायनिक सूत्र Cu2S। उसके बाद है क्यूपराइट, जिसका रासायनिक सूत्र है Cu2O। और लास्ट है मैलेकाइट, जिसका रासायनिक सूत्र है CuCO3 CuOH2। ठीक है, तो ये कॉपर का आप लोग याद कर लेंगे। और लास्ट है मरकरी। तो मरकरी का मुख्य रूप से 2 अयस्क होता है, सिनेबार, जिसका रासायनिक सूत्र HgS, और कैलोमल, जिसका रासायनिक सूत्र Hg2Cl2। तो यही मुख्य रूप से आपको मेटल्स और उनके ओर्स को पढ़ना है, धातु और उनके अयस्क को पढ़ना है। आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लेंगे अपने नोटबुक में, और ये सारे मेटल्स, उनके इम्पोर्टेंट ओर्स और केमिकल फॉर्मूला को लिख लेंगे। मतलब सभी धातुओं के कॉलम में लिख लेंगे, सभी धातुओं को एक कॉलम में लिख लेंगे, उसके बाद उनके अयस्कों को लिख लेंगे, और उसके बाद उनके रासायनिक सूत्रों को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप सभी समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी धातुकर्म की प्रक्रिया। इसका टॉपिक क्या है? मेटलर्जिकल प्रोसेस, अर्थात धातुकर्म की प्रक्रिया। देखिए ये धातुकर्म की प्रक्रिया क्या होता है। मुख्य रूप से हम लोग देखें तो हम लोग जिस धातु का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, प्रकृति में वो धातु उस रूप में नहीं पाया जाता है, कुछ अलग रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग अयस्क कहते हैं, जिसे हम लोग अयस्क कहते हैं। तो अयस्क से धातु बनाने के लिए जिन
चरणों से हमको गुजरना पड़ता है, जो प्रक्रिया करना पड़ता है, उसी को हम लोग धातु कर्म की प्रक्रिया कहते हैं। फिर से समझे कि जिस धातु को हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो पृथ्वी के अंदर अर्थात प्रकृति में उस रूप से नहीं पाया जाता है, वो किसी दूसरे रूप में ही पाया जाता है, जिसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अब अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे ये पारा का अयस्क है, मरकरी का और है, और ये शुद्ध पारा है, प्योर मरकरी। तो इस पारे के अयस्क से इस शुद्ध मरकरी को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं वही धातु कर्म कहलाती है। समझ गया? डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आउट मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अर्थात अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। फिगर में क्या है, यहाँ पे अयस्क दिया हुआ है, किस धातु का? तो पारा का, अर्थात इससे हम लोग पारा प्राप्त कर सकते हैं, और ये शुद्ध पारा है। तो इस अयस्क से ये पारा बनाने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे उसी को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, अर्थात धातु कर्म के चरण। कहने का मतलब कि किसी भी अयस्क को धातु में परिवर्तित करने, अर्थात किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग धातु कर्म की प्रक्रिया कहते हैं। और वो प्रक्रिया कई सारे स्टेप्स में होते हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म के चरण। देयर आर मेनली following steps involved during the metallurgical process which are given below। धातु कर्म की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं? तो सबसे पहला चरण होता है कंसेंट्रेशन अर्थात सांद्रण। सेकेंड होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग अर्थात निस्तापन या जारन। थर्ड वन होता है स्मेल्टिंग और रिडक्शन अर्थात दूषण या अवकरण। एंड लास्ट इज प्यूरिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण। हमने क्या कहा था कि मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है अर्थात ओर से मेटल प्राप्त करने का प्रक्रिया जो है वो कई सारे स्टेप में होता है, जो कि नीचे दिया हुआ है 1 2 3 4 करके। ठीक है, धातु कर्म की प्रक्रिया अर्थात अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरण में होती है, 1 2 3 4 करके दिया गया। सबसे पहला चरण क्या है? कंसंट्रेशन अर्थात हम लोग सांद्रण करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं अर्थात निस्तापन या जारन करते हैं। थर्ड क्या है? स्मेल्टिंग या रिडक्शन करते हैं अर्थात दूषण या अवकरण करते हैं। और फाइनली लास्ट में हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो यही मुख्य रूप से स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी होता है, धातु कर्म के चरण। मतलब किसी भी अयस्क से अगर आपको धातु प्राप्त करना है तो इन्हीं 4 चरणों में से आपको गुजरना पड़ेगा। इन्हीं 4 चरण से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। अब हम लोग 1 बाय 1 सभी स्टेप्स का स्टडी करेंगे, सभी चरण का अध्ययन करेंगे। इस कंसंट्रेशन कैसे होता है, उसके बाद अध्ययन करेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कैसे होता है, स्मेल्टिंग कैसे होता है, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। 1 बाय 1 हम लोग सारे स्टेप्स का स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप हम लोग देखे थे कंसंट्रेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के बारे में, अर्थात पहला चरण जो था
सांद्रण, हम लोग सांद्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। सांद्रण क्या है पहले समझेंगे। देखिए, कोई भी अयस्क है, पृथ्वी के अंदर कोई भी अयस्क पाया जा रहा है, कोई भी और पाया जा रहा है, तो ऐसा बात नहीं है कि उसमें सिर्फ धातु ही है। धातु के साथ साथ उसमें कुछ अशुद्धियां भी रहती है, और उसी अशुद्धि को अयस्क से दूर करने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, जो क्रिया हम लोग करते हैं, उसे हम लोग सांद्रण कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और गैंग इन एन ओर टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ मेटल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अर्थात अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को निकालने तथा धातुओं की प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज और गैंग इन एन ओर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को निकालने तथा धातुओं की प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सांद्रण का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब ये सांद्रण जो हम लोग करते हैं, अर्थात अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करने का जो प्रक्रिया है, उसका कौन कौन सा विधि है, किस किस विधि के द्वारा हम अयस्कों से अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, यही हम लोग इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अयस्क से जो अशुद्धि निकालना है, उसको निकालने के लिए कौन कौन सा विधि है, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए कौन कौन सी विधि है। मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स देखेंगे। कहता है कि देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्कों के सांद्रण के मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और लीचिंग। यही चार मुख्य विधियां हैं अयस्कों के सांद्रण के। यही चार मुख्य विधियां हैं अयस्कों के सांद्रण के। यही चार मुख्य विधियां है ना। कौन कौन सा? तो फिर से आपको बता देता हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पहला विधि है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड अर्थात गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड अर्थात फेनुत-प्लावन विधि। तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड अर्थात चुंबकीय पृथक्करण विधि। और लास्ट है लीचिंग अर्थात निक्षालन। तो अयस्कों के सांद्रण का यही चार मुख्य विधि है। ठीक है, वन बाय वन इन चारों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को फिर मैं बता दे रहा हूँ कि इस सीरीज वीडियो के माध्यम से मैं 12th के समस्त रसायन शास्त्र के चैप्टर को अर्थात ऑल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ 12th क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक बिंदु को डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल एग्जाम के पहले तक। इतना ही नहीं, हम लोग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे 12th के केमिस्ट्री से। प्रीवियस ईयर 10 साल का क्वेश्चन करेंगे, सैंपल सेट और मॉडल सेट भी बनाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम से पहले आप बस हमारे सीरीज वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें। जब भी वीडियो अपलोड हो उसको देखें, सभी बातों को अच्छी प्रकार से सुने और अपने कॉपी में उसको लिख लें, क्योंकि जो बातें आप लिख लेते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, आप बस इतना ही करें और काफ़ी अच्छा इसका परिणाम होगा। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिलता हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF और बहुत सारे एक्स्ट्रा सुविधा भी दिया जाएगा, है ना। अगर पेड ग्रुप से नहीं भी जुड़ते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से ही आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी जाएगी। आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का एक एक बिंदु मैं डिस्कस करूँगा यूट्यूब के सीरीज वीडियो के माध्यम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब के सीरीज वीडियो को देखें, ध्यान से सुने, सारी बातों को अपने हाथों से लिखे, उसे याद करें। ठीक है, चलिए तो क्या डिस्कस कर रहे थे? मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों के सांद्रण की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फेनकॉन विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबक पृथक्करण विधि, और लास्ट है लीचिंग अर्थात निक्षालन। तो यही 4 विधियां हैं अयस्कों के सांद्रण की। अब 1 बाय 1 हम लोग चारों विधि पे डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 चारों मेथड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहला देखिए, लाइट मोड पे कर दिए। चलिए पहला है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि। पहला विधि क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्व पृथक्करण विधि। डायग्राम देखें अच्छे से, आप सभी डायग्राम देखिए। 1 मिनट, गुरुत्व पृथक्करण विधि का यही डायग्राम है। 1 मिनट, चलिए। इन दिस मेथड कहता है, इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज, इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर आर ब्लोन एंड एयर ब्लोन अपॉन इट, impurities through due to light weight, while heavy particles collected near the dropping point with pure metal। इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को गिराकर उस पर वायु प्रवाहित की जाती है, हल्की अशुद्धि दूर फेंका जाती है, जबकि भारी अशुद्धि वहीं पास में गिरता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अशुद्धि है, उस पर आप लोग ध्यान न देंगे। सुनी गई बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए और उसको ध्यान से लिखिए। देखिए इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर आर ब्लोन एंड एयर ब्लोन अपॉन इट, impurities through due to light weight, while heavy particle collected near the dropping point। मतलब इसमें क्या होता है, पीसे गए अयस्क को गिराकर उस पर वायु प्रवाहित की जाती है, और ऐसा करने से क्या होता है, हल्की अशुद्धि दूर फेंका जाती है और भारी अशुद्धियाँ वहीं पे जमा हो जाती है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको यहाँ देखिए, ये डायग्राम है आपका, ये आपका डायग्राम है। इसमें ये हाइड्रोलिक क्लासीफायर, अयस्क को पीस कर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गिराते हैं, यहाँ से गिराते हैं। तो यहाँ से गिरने के बाद अयस्क इधर से बाहर निकलता है, पीसा हुआ अयस्क, और इधर से हम लोग हवा मारते हैं। क्या करते हैं हम लोग, फिर से देखेंगे कि अयस्क को पीस कर इधर से हम लोग गिराते हैं और इधर से हम लोग हवा मारते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब यहाँ पे हवा आएगा तो हल्का जो अशुद्धि होगा वो हवा के कारण दूर फेंका जाएगा इधर, और भारी अशुद्धि वहीं पे नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो यही है गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है, डायग्राम भी आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को गिराकर उस पर वायु प्रवाहित की जाती है, हल्की अशुद्धियाँ दूर फेंका जाती है, जबकि भारी अशुद्धि वही पास में गिरती है। इसको आप लोग काट दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक से कुछ गलत लिखा गया। क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में पीसे गए अयस्क को गिराकर उस पर वायु प्रवाहित की जाती है, हल्की अशुद्धियाँ दूर फेंका जाती है, जबकि भारी धातु वही पास में गिरते हैं। ठीक है, अब ये स्टार मार के आप लोग लिख लीजिएगा, VVI पॉइंट है, स्टार मार के लिख लीजिएगा। कहता है कि दिस मेथड इज यूज्ड वेयर देयर इज लाइट इम्प्योरिटीज एंड हैवी मेटल प्रेजेंट। मतलब इस प्रक्रिया का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ अशुद्धि क्या हो, हल्की हो, तथा धातु क्या हो, भारी। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि
ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहाँ यूज किया जाता है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आर यूज्ड इन डैश, और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये गुरुत्व पृथक्करण विधि कहाँ पे उपयोग करते हैं? तो वहाँ पे उपयोग करते हैं जहाँ अशुद्धि क्या हो, हल्का हो, और धातु क्या हो, भारी हो। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पे, यानी फेन उत्प्लवन विधि पे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपना कमेंट देंगे। आपके अच्छा कमेंट से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि इस सीरीज वीडियो के माध्यम से 12th क्लास के केमिस्ट्री के सारे सिलेबस को ख़त्म किया जाएगा। आपका काम बस यही है कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, सारी बातों को ध्यान से सुने और एक कॉपी पे लिख लें, क्योंकि जो चीज़ें लिख लेते हैं हमेशा के लिए आपको याद रहता है। और इस वीडियो के माध्यम से 12th क्लास केमिस्ट्री का सारा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा। साथ ही साथ 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे, NCERT का सॉल्यूशन बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर और सैंपल सेट भी बनवाया जाएगा, जो बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्तव्य बस इतना है, आप वीडियो में बने रहें, सारी बातों को ध्यान से सुने और अपने हाथों से लिख लें। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फेन उत्प्लवन विधि। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हम आपकी सफल, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस सेशन से विदा लेते हैं। जय हिंद।